नमस्कार साथियों, रमेश स्टडी सेंटर में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही शानदार क्लास 12th मैथ्स ऑब्जेक्टिव सीरीज। इस सीरीज में एक एक करके 12th मैथ्स के सभी टॉपिक को कवर करेंगे। साथियों, मैट्रिक्स वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था। आज हम लोग मैट्रिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लेक्चर पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक पार्ट 1 में कवर हुआ था। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। कहता है, यदि अवयव a इक्वल टू इतना दिया हुआ हो तो 2a का डिटर्मिनेंट होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ka इक्वल टू डिटर्मिनेंट के ए इक्वल टू होता है के पावर n डिटर्मिनेंट ए, यानी यहाँ n जो होता है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 पावर ऑर्डर, यानी ऑर्डर 2 है, इक्वल इनटू डिटर्मिनेंट a। तो यहाँ से हमको हो जाएगा 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। यहाँ से मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ए, यानी 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। यदि ए तथा बी वर्ग अवयव है तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, यानी ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा। देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बी ट्रांसपोज ए, बी है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ऑप्शन नंबर सी है ए इंटू बी का ट्रांसपोज। ऑप्शन नंबर डी है डी इंटू ए का ट्रांसपोज। हम लोग जानते हैं कि ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज करने पर जस्ट अपोजिट होता है, यानी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। यदि अवयव ए इक्वल टू इतना दिया हो तथा अवयव बी इक्वल टू इतना दिया हो तो ए इंटू बी क्या होगा, यानी ए इंटू बी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ए इंटू बी इक्वल टू वाट। देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहले क्या करेंगे, ए इंटू बी इक्वल टू ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 0 0 1, मल्टीप्लाई में बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे और जस्ट मल्टीप्लिकेशन हम सीखे हैं उस अनुसार मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा, 0 को 0 से करेंगे तो प्लस 0। यानी कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। इसी प्रकार फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 1 से करेंगे तो 0। इसी प्रकार इस फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ से ऐड करने के बाद मिलेगा 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 होगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1। यानी कहने का मतलब मुझे आई मिल गया, यानी 2 क्रॉस 2 का आई मैट्रिक्स मिल गया। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्या कहता है, यदि अवयव ए इक्वल टू मैट्रिक्स cos x माइनस sin x cos x है तो डिटर्मिनेंट a का मान होगा, यानी a का मान पूछ रहा है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, a इक्वल टू दिया हुआ है cos x sin x माइनस sin x cos x। इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख लेंगे, cos x माइनस sin x cos x। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा cos स्क्वायर x, और यहाँ माइनस होता है ऑलरेडी थ्योरी से ही, और sin x इंटू माइनस sin x, यानी हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x, यानी cos स्क्वायर x और प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या आता है 1। साथियों, यहाँ से हमको आंसर मिल गया क्या 1।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। यदि मैट्रिक्स इतना इक्वल टू इतना दिया हो तो x का मान कहता है ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वलिटी के थ्योरी से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, यानी 1 माइनस एक्स के इक्वल 6 होगा। यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू जो माइनस एक्स है बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। यानी का कहने का मतलब यहाँ से -5 इक्वल टू एक्स, यानी x इक्वल टू -5 निकला। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, x इक्वल टू -5 यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। यदि अब यू a इक्वल टू अब इतना दिया है तो a स्क्वायर होगा। a स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं, a स्क्वायर को a इंटू ए के फॉर्मेट में लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, a मैट्रिक्स जो दिया है उसको लिख लेंगे, फिर इंटू a में फिर वही मैट्रिक्स वापस लिख लेंगे। और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो थ्योरी था उसके अनुसार क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के अनुसार मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 1 को फिर 1 से करेंगे तो 1 होगा, +1। यानी कहने का मतलब सब में यही होगा, 1 + 1 + 1, यहाँ भी 1 + 1 + 1 +1 + 1 1 + 1, यहाँ भी होगा 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1, यानी टोटल आ गया 3 3 3 3 3 3, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे कि 3 कॉमन ले लेंगे सब में से, यानी पूरा मैट्रिक्स में से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी कहने का मतलब और हमको दिया हुआ है कि a इक्वल टू ये मैट्रिक्स यानी 3a निकल जाएगा। आंसर इज 3a, यानी 21 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। यदि इतना इक्वल टू 0 दिया है तो x का मान होगा, यानी x का मान होगा। इसमें क्या करते हैं, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालते हैं, यानी क्या होगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, फिर ऑलरेडी -1 होता है थ्योरी से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 × 2 24 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3x इक्वल टू -24 को बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो +24 होगा, यानी यहाँ से क्लियर हो गया 3x इक्वल टू 24, उसके बाद x इक्वल टू 24/3, यानी यहाँ से 8 निकल गया, x इक्वल टू 8, यानी x इक्वल टू 8 जो आंसर हो गया मेरा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्या कहता है, यदि अब यू a इक्वल टू इतना दिया हो तो इसमें कहता है कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। क्या कहता है, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 और नन ऑफ दीज, यानी NOT मतलब क्या होता है, नन ऑफ दीज। दोस्तों इसको हम ज्ञात कर लेते हैं, पहले इसका डिटर्मिनेंट पहले निकालते हैं। क्या होगा, 1 2 3 4, यहाँ से होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4 4 -3 × 2 यानी 6 इक्वल टू क्या आया, -2, यानी इसका जो वैल्यू आया -2 आया, यानी पहला नंबर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 नहीं आया, गलत, यानी ये तो गलत हो गया। दूसरा देखिए क्या कहता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए कहता है कि जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, डज नॉट 0 आना चाहिए। तो यहाँ जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू डज नॉट 0 आ चुका है मेरे को, तो यहाँ 23 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्या कहता है, यदि मैट्रिक्स इतना इक्वल टू इतना दिया हो तो x × y का मान क्या होगा, यानी x × y। पहले क्या करेंगे, इक्वलिटी के थ्योरी से x और y ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, x + y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, यानी यहाँ से लिखेंगे x + y = 3। और देखिए यहाँ से x - y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है,
तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद y वाला टर्म मेरे को कट जाएगा, बचेगा 2x इक्वल टू 4। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4/2, x इक्वल टू 4/2, यानी x इक्वल टू आ गया 2, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। इसमें x का वैल्यू रख देंगे 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 माइनस 2, यानी y इक्वल टू आ गया 1। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, x इंटू वाई ज्ञात करने के लिए। तो x कितना है 2, y कितना है 1, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्या कहता है, यदि a तथा b एक सममित अवयव है तो a इंटू बी प्लस b इंटू ए होगा। थ्योरी में जब सममित यानी सिमेट्रिक तथा एस्क्यू सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी बता रहे थे तो उस समय बताया गया था कि जब a इंटू बी प्लस b इंटू ए बराबर सममित ही होगा, यानी सममित अवयव। 25 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। यदि a इक्वल टू अवयव इतना दिया है तो a स्क्वायर क्या होगा। जस्ट पिछले क्वेश्चन में जैसे बताया गया था कि a स्क्वायर ज्ञात करने के लिए पहले a इंटू ए ज्ञात कर लें, ठीक। उसके बाद जो अवयव a का वैल्यू दिया हुआ है उसे लिख लें। तो यहाँ हम लिख रहे हैं a b c d। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के थ्योरी से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा BC। फिर अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम, यानी हो जाएगा A इंटू बी, उसके बाद B इंटू प्लस B इंटू डी। यहाँ से क्या होगा, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू सी और यहाँ प्लस C इंटू डी, यानी कि इसको लिख सकते हैं अपोजिट भी करके लिख सकते हैं D इंटू सी। फिर आगे क्या करेंगे, इसको जब इससे करेंगे तो हो जाएगा C इंटू बी और यहाँ से आ जाएगा प्लस डी स्क्वायर, ठीक। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होता है। दोस्तों देखते हैं, पहला तो गलत हुआ, थर्ड भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी सी। देखिए दोस्तों ये भी ऑप्शन गलत है, यानी कहने का मतलब 25 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ डीज होगा इसका आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है, निम्न में से कौन एक सदिश अवयव है। जब सदिश अवयव होने के लिए क्या होता है, उसका डायगोनल एलिमेंट जो भी हो सब कांस्टेंट होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितना भी हो सभी जीरो होना चाहिए। यानी देखने के बाद पता चलता है कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट जितना भी है सब कांस्टेंट है। और इसमें देखिए इसमें भी कांस्टेंट नहीं है, यानी यहाँ तो नन ऑफ दिस नहीं होगा, यहाँ भी नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं और देखते हैं, यदि अवयव a इक्वल टू इतना दिया हो तो एडजॉइंट a होगा। दोस्तों हम लोग एक ट्रिक अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। क्या ट्रिक है कि जब 2 क्रॉस 2 का अवयव दिया रहे तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि उसमें एडजॉइंट जब निकालते हैं उसमें करते हैं जो डायगोनल एलिमेंट है उसको इंटरचेंज कर देते हैं। यानी डायगोनल एलिमेंट कौन हुआ, ये हुआ, तो डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे। यानी यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, यानी यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा। और जो बचा एलिमेंट है उसमें साइन को इंटरचेंज करेंगे, यानी कि साइन चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ +2 है, यानी यहाँ -2 कर देंगे, यहाँ +2 है तो यहीं -3 कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सत्य। देखिए क्या कहता है, पहला ऑप्शन है a इंटू बी का इन्वर्स। देखिए इसमें कॉमन क्या लग रहा है, यानी a इंटू बी का हमको होल इन्वर्स पूछ रहा है, यानी इसका आंसर होगा b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स। अब देखिए क्वेश्चन में देखते हैं कहाँ पर है, पहला तो गलत हुआ, पहला तो गलत। दूसरा a इंटू बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। साथियों क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्या कहता है, यदि
ए एक m क्रॉस n कोटि का अवयव है तो A ट्रांसपोज क्या होगा। देखिए साथियों, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल क्या, जब 2 5 6 8 9 2, जब दोस्तों इसका हम जब ट्रांसपोज करेंगे A इक्वल टू इतना, देखिए इसमें क्या है, अभी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या ट्रांसपोज का थ्योरी क्या होता है, जो रो है उसे कॉलम बनाइए और जो कॉलम है उसे रो बनाइए। यहाँ रो ये है, इसको कॉलम बनाएंगे, फिर उसके बाद इसका भी कॉलम होगा, यानी 6 8, ये हो जाएगा 9 2। अब दोस्तों यहाँ से देखिए कि यहाँ जो मैट्रिक्स था वो था 3 क्रॉस 2 का, अब इसका जब ट्रांसपोज निकालें तो ये हो गया 2 क्रॉस 3 का, यानी कहने का मतलब जो अपोजिट है, यहाँ क्या दिया हुआ है, m क्रॉस n दिया हुआ है। जब m क्रॉस n है इसका अपोजिट क्या होगा, n क्रॉस m, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, n क्रॉस m। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्या कहता है, एक वर्ग अवयव वैध कर्मणीय है, यानी कोई भी वर्ग अवयव इन्वर्स कब होगा, यानी इन्वर्स होने के लिए क्या होता है, ये इन्वर्स का होने के लिए क्या कहता है, उसमें जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो डज नॉट जीरो होना चाहिए, यानी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, तो जब ए इन्वर्स निकालते हैं इसका फॉर्मूला रहता है क्या, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये रहता है। अगर यहाँ जीरो हुआ तो 1 अपॉन जीरो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, यानी इसका आंसर नहीं निकल पाएगा, इसलिए यहाँ डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं माना जाता। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। साथियों क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ भी क्या कर रहा है, कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, सब में बता रहा है कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। तो पहले हम ए ट्रांसपोज का थ्योरी देख लेते हैं। क्या कहता है, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स होने के लिए क्या कहता है कि इसका हम ए इन्वर्स कर लेंगे और फिर इसका ट्रांसपोज कर सकते हैं, यानी कि दोनों इक्वल होगा। ए का ट्रांसपोज करके इन्वर्स करेंगे या ए का इन्वर्स करके ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों बराबर होगा, यानी ये मेरा कथन सत्य होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए तो नहीं, सॉरी, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 32 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। साथियों क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि फिर वही बात, सत्य को खोजना है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, जब एडजॉइंट का प्रॉपर्टी बताया जाता है कि एडजॉइंट ए का फिर से एडजॉइंट निकालने पर क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट का पावर n माइनस 2 कर देते हैं, ठीक, और जो वो मैट्रिक्स है उसको लिख देते हैं, यानी कहने का मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ से भी वही होगा, जब एडजॉइंट का प्रॉपर्टी देखते हैं, एडजॉइंट इक्वल टू होता है क्या कि डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 34 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। साथियों आज के लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन यानी 35 का डिस्कशन करते हैं। यदि ए एक सममित अवयव है, यानी एक सममित, यानी सममित को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज होगा, यानी जब किसी सममित अवयव का भी ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, वो सममित ही होता है। साथियों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथियों इसी तरह के सभी मैथ्स 12th ऑब्जेक्टिव का VVS सीरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि जितना भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।